जय श्री कृष्णा। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पुष्प के पार्श्व में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, उसके शुरुआत थे, जिसमें मैंने आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया था। फिर हमने पिछली क्लास में लैंगिक जनन के अंदर पुष्प के प्रमुख 4 भागों के बारे में पढ़ा था। पुष्प के जो 4 भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंज, जया, इन बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था आपको कि इसमें जो जनन की क्रिया करने वाले कौन से भाग है, वो पुंज और जया। फिर पुंज के बारे में बताया था कि किस प्रकार ये नर जनन होता है और इसकी संरचना के बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं उस जनन की क्रिया के दौरान पुष्प कैसे दिखाई देते हैं और उसके तो आप इस डायग्राम को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इस डायग्राम देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज है, फिर दलपुंज है, फिर अंदर की ओर पुंज और उसके अंदर की ओर जया है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन देखते हैं कि इस प्रकार आपने धतूरे का पुष्प देखा होगा। धतूरे के पुष्प में हम पुष्प दल विन्यास को इसे कहते हैं पुष्प दल विन्यास। किस प्रकार पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं धतूरे के पुष्प में, आप इस चीज को आसानी से देख सकते हैं। या सरसों के पुष्प, ठीक है, सरसों का जो पादप होता है ना, खेती करते हैं ना सरसों की, तो सरसों के पादप में या किसी नाले के पास, किसी नदी नाले के पास कीचड़ में आपको धतूरे का पुष्प दिख जाएगा। तो उस धतूरे के पुष्प में भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार पुष्प दल विन्यासित होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये आपके सामने बता रहा हूँ, जिसमें ये बाहर की ओर तो ये है इसके बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। और इन बाह्य दलपुंज के बीच में आप देखेंगे कि ये आपके इस प्रकार जो प्रमुख भाग हैं पुंज और जया, ये ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये इस प्रकार से बीच में विन्यासित होते हैं, जैसा मैंने आपके इस चित्र में पढ़ाया। आप ऐसा कोई भी पुष्प हाथ में लेकर के उस पुष्प के अंदर के पुष्प दल विन्यास को आसानी से देख सकते हैं। अब देखो, आपने इस चीज को पढ़ा था, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किस प्रकार ये पुंज के बारे में। तो पुंज का ये हिस्सा मैं जनन की क्रिया कौन करता है? ये करता है। तो मैंने बताया था जो ऊपर का ये पराग, इसको क्या कहते हैं? परागकोश। आपको पढ़ाया था, ठीक है, परागकोश। तो ये परागकोश है, वो द्विपालित होता है, 2 पालियों में विभक्त होता है। और जब इस द्विपालित परागकोश को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, ये द्विपालित, ठीक है, जिसमें द्विपालित परागकोश को देखकर किस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था 4 लघु विजन उठाने पाए थे, 1 2 3 4, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी से द्विपालित को देखते हैं तो किस प्रकार होता है, ये भी 4 परतों में विभक्त होता है। सबसे बाहर की परत होती है, जिसे बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य चोल, ठीक है। फिर होती है अंतः त्वचा, ये जिसे बोलते हैं अंतःस्थितियम, ये भी कहते हैं इसको अंतःस्थितियम। फिर इस अंतःस्थितियम के अंदर होती है मध्य परत, ये रही मध्य परत, ठीक है। तो ये इसकी मध्य परत हो गई, इस मध्य परत में ये रहता है। और सबसे अंदर की ओर होती है टेपिटम, ये प्रमुख रूप से ये टेपिटम का हिस्सा, ये टेपिटम का अंदर का हिस्सा क्या होता है? टेपिटम कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो परागकोश है इन 4 परतों से मिलकर बना होता है। और इस परागकोश के सबसे प्रमुख भाग है वो है टेपिटम। क्या है? टेपिटम। ये टेपिटम ये क्या कहते हैं? तेल के परत युक्त होती है, चिपचिपासा होता है, क्योंकि यहाँ पर परागकणों का निर्माण हुआ होता है। और इस टेपिटम के अंदर की ओर जब और अंदर जाते हैं तो ये यहाँ होते हैं बीजाणु उत्तक। आपने एक चीज पढ़ी होगी पहले की कक्षाओं में कि सबसे पहले निर्माण होता है कोशिका का। इसका निर्माण होता है कोशिका का, और कोशिका का निर्माण होने के बाद कोशिकाओं का समूह बनकर मिलकर के क्या बनाता है? उत्तक। क्या बनाता है? उत्तक, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। और यही उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, छोटे छोटे अंगों का निर्माण करता है। और उन अंगों से क्या बनते हैं? उन अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जनन की अवस्था का एक हिस्सा चलता है, जहां पर सबसे पहले भ्रूण के निर्माण से पूर्व भ्रूण किया कोशिका का निर्माण होता है। वो कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, परिपक्व होने के बाद वो कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? उत्तकों का। और फिर वो उत्तक भी पोषण के माध्यम से परिपक्व होकर अंग बनाते हैं, और वही अंग मिलकर के अंत में अंग तंत्र बनाते हैं। और इस अंग तंत्र की सामूहिक संरचना को हम क्या कहते हैं? शरीर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोशिका से अंग तंत्र तक के निर्माण की जो प्रावस्था है, ये जनन की प्रावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन की प्रावस्था कहलाती है। अब देखो,
अब हमारा मुख्य पॉइंट है कि जो पराग कोश है उसके निर्माण के बारे में पढ़ना है। किताब के अंदर और मेरे नोट्स में आपको इसकी पूर्ण थ्योरी मिलेगी। हमारा मुख्य काम है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इसके मोटे मोटे रूप को समझना कि किस प्रकार एक नर युग्मक बन करके मादा युग्मक तक पहुंचता है और वहां पर परागण की क्रिया। मैंने कहा था ना कि जब भी पादप जगत में बात करेंगे तो वहां पर हमें परागण पढ़ना है, और जब जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें निषेचन के बारे में, ठीक है, निषेचन और परागण एक ही, ठीक है। तो किस प्रकार परागण की क्रिया को कंप्लीट करें, ठीक है। अब हमारे सामने टेपिटम तक का हिस्सा आ गया, आपको पता चल गया कि नर जनन अंग का निर्माण कैसे होता है। तो टेपिटम, अब टेपिटम के अंदर वो कोशिकाएं होती हैं, बीजाणुजन ऊतक होते हैं। इन बीजाणुजन ऊतक में, ठीक है, यहाँ पर जो परागकण है यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें बोलते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका। क्या कहते हैं? कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों एक साथ निर्माण होता है, और यही इस नर युग्मक के निर्माण की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें कायिक कोशिका होती है वो थोड़ी कठोर होती है और साइटोप्लाज्म से बनी होती है, और जनन संरचना में भी कायिक कोशिका बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। तो जो कायिक कोशिका है ये संरचनात्मक रूप से बड़ी होती है, जनन कोशिका संरचनात्मक रूप से छोटी होती है। ये जनन कोशिका इस कायिक कोशिका के जीव द्रव्य, जो अंदर का जीव द्रव्य होता है, वहां पर तैरती रहती है, और इस जनन कोशिका के द्वारा ही दो नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? दो नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। और यही नर युग्मक जब निर्मित हो जाते हैं इसके अंदर, तब इस पूरे परागकोश का स्फुटन होता है, मतलब ये कहीं कहीं से बिखरता है, और जैसे ये बिखरता है तो इसके अंदर जो परागकण है छोटे छोटे, ये परागकण, ठीक है, ये छोटे छोटे परागकण इसके अंदर से निकल करके इस परागकोश के बाह्य स्तर पर आ जाते हैं, और ये संख्या में काफी ज्यादा होते हैं, लगभग हजारों की संख्या में होते हैं, छोटे छोटे छोटे, और ये जनन क्षमता युक्त होते हैं। और ये परागकण है जो इस बाह्य सतह पर आ जाते हैं, ये जब नमी और आर्द्रता का माहौल होता है उस समय जनन क्षमता जनन करने योग्य होते हैं। और इसमें से कुछ परागकण हैं, वो देखो आपने यहाँ देखा था कि ये जायान, तो कुछ परागकण यहाँ जायान की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, और गिर करके जनन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं, और बीज के रूप में एक नए पादप संतति का निर्माण शुरू होता है। और ये गिरने से पूर्व अगर आर्द्रता और नमी खत्म हो गई, शुष्क हो गए, तो परागकण नष्ट हो जाते हैं। और अपन देखते हैं जैसे हमारे खेत में कोई भी गेहूं की, बाजरे की बड़ी फसल खड़ी है, और हमने देखा कि उस बड़ी फसल में से कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं, कुछ पौधे बोले हैं, तो उसका कारण क्या है कि उस पादप के जो परागकण बने थे वो शुष्क अवस्था में हवा के साथ गिर गए, झड़ गए, और उस मुख्य स्थान से अलग हो गए। नर मादा युग्मकों के या मादा जनन अंग के संपर्क में नहीं आए, और इस वजह से परागण नहीं हुआ, और परागण नहीं हुआ तो वो होता है वो आगे परिपक्व नहीं होता। तो इस प्रकार हमारे इस उमंग के द्वारा इस जनन की क्रिया को कंप्लीट किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी उमंग की बात करेंगे तो पुंकेसर भी वही है, एंड्रोशय भी वही है, नर जनन अंग भी वही है, और आपका नर युग्मक भी वही, उसी एक के बारे में बताया जाता है। उमंग है उसका परिपक्व रूप है, और नर युग्मक है उसके परिपक्व होने से पहले की अवस्था है, जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। अब इसकी पूरी जो टर्मोलॉजी है, जो आपके प्रमुख पॉइंट है, वो आपको पीडीएफ के रूप में मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, और आप उन पॉइंटों को पढ़ते रहें। और ध्यान रहे, होमवर्क के दौरान आपको इन्हीं चीजों को होमवर्क में करना है जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है। और अगर आप बता देता हूँ, अगर आप सीरियस ढंग से इस होमवर्क को पूरा करते हैं और इसको वापस इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने बताया वीडियो, वो सब चीजें अगर आप पीडीएफ में वापस पढ़ते हैं तो आपको ये 100% ये याद हो जाएगा कि आपको किस प्रकार उस टॉपिक को पढ़ना। और अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने ऑनलाइन माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है वो है वास्तव में कंप्लीट होता है। हमने पहला चैप्टर भी पढ़ दिया, जीवों में जनन के बारे में, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा, विखंडन, द्विविखंडन, चौथ बीजाणु के बारे में पढ़ा, लैंगिक जनन में किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु के बारे में पढ़ा। अब हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पीपात्र में लैंगिक जनन,
पिछली क्लास में हमने नर जनन अंग पुंकेसर के बारे में व्यापक रूप से विस्तार से पढ़ा। मैंने उससे संबंधित अच्छे पॉइंट भी निकाल के आपको सरल भाषा में भेजे हैं। आज हम उससे जस्ट आगे का पढ़ रहे हैं कि परागण किस प्रकार इसका निर्माण होता है पुंग का, वो भी मैंने आपको आज खुला चिट्ठा एकदम खोल करके बता दिया। और सबसे अंत में ये भी बता दिया जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है। अब जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुंग में कौन सी कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है, तो वो कोशिका कौन सी है? जनन कोशिका है। कायिक कोशिका का निर्माण इसके साथ होता है और जनन कोशिका कायिक कोशिका के द्रव्य में तैरती रहती है, ठीक है। और जब स्फुटन होता है तब ये परागकण बाहर आ जाते हैं और उस परागकोश की बाह्य भित्ति पर पड़े रहते हैं और वहां से वर्तिकाग्र के अंदर, वर्तिकाग्र है आपके मादा जनन अंग का भाग, जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मादा जनन अंग का भाग है, तो अपन देखेंगे कि किस प्रकार जो परागकण है वो उस वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंडाशय में पहुंच जाते हैं और अंडाशय में पहुंचकर जनन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा मोटे मोटे रूप में परागण का ये कार्य, ये पुंग का ये काम कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये चीज देखी। आप ये आराम से इसको उतार लीजिए किस प्रकार ये होता है, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन है आप ग्रुप में हमें भेजिए, हम आपके क्वेश्चन का जरूर उत्तर आप देंगे और कोशिश करो आप कि जो ऑनलाइन बताया गया है वो चीज आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ जाए, आप इस चीज के बारे में एक एक चीज पढ़ सके। ध्यान है पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंग और जायान। पुंग है वो नर जनन अंग होता है, जायान है वो मादा जनन अंग होता है। और हमें इस चैप्टर में जायान और पुंग के बारे में पढ़ना है, बाकी चीजों के बारे में हमें किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं रखना है। पुंग के 3 भाग होते हैं, वो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया। आज पुंग किस प्रकार परिपक्व होकर नर युग्मक का निर्माण करता है वो भी मैंने आपको आज की इस क्लास में समझा दिया। अब जरूरत है आपको उस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने की और समझने की। ओके साथियों, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का एक हिस्सा कंप्लीट होता है। नर युग्मक वाला काम जो है वो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कर अपन जायान अर्थात स्त्री केसर अर्थात मादा जनन अंग या गाइनोशियम, इन 3-4 बातों जो है या मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। कल की हमारी क्लास इस पर रहेगी। आज की क्लास हमारी इसके साथ ही कंप्लीट होती है। आप इस चीज को आराम से नोट आउट करें और समझने के लिए इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, ये चीज आपको समझ में आएगी। ओके साथियों, जय श्री कृष्णा। कोरोना का काल है, बहुत जल्द स्कूल खुलने वाली है, तब तक ऑनलाइन क्लास का लाभ लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें ग्रुप में जरूर भेजिए, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने 12th कक्षा के भविष्य के माध्यम से फ्यूचर के भविष्य को तय करने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।